आज हम गति का ग्राफ देखेंगे। ग्राफ के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले एक समान गति के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी दूरी समय ग्राफ, जो कि एक सरल रेखा होती है। और जो नॉन यूनिफॉर्म या असमान गति के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ या स्थिति समय ग्राफ होता है, वो एक कर्व रेखा होती है, जो कि स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ देख रहे हैं जो कि एक समान गति को प्रदर्शित करता है और जिसमें त्वरण जो है वो 0 है। तो हम देखते हैं कि वेग बराबर विस्थापन, अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन बटे समय अंतराल, जो कि ग्राफ के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। यहाँ पे हम वेग समय ग्राफ देख रहे हैं। यहाँ पर जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या एक समान त्वरित गति का ग्राफ है, जिसमें त्वरण जो है वो नियत है, उसका मान नियतांक है। ए जो है वो त्वरण को बताता है, जो कि कांस्टेंट है या नियत है, निश्चित है। जो वेलोसिटी या वेग समय ग्राफ का जो स्लोप है या जो ढाल है, वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा ग्राफ का जो ढाल है वो तीव्र होगा, वो उतने ही ज़्यादा त्वरण को बताएगा। मतलब त्वरण उसका उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा ढाल होगी उतना ही ज़्यादा त्वरण होगा। जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 करके दिया हुआ है, तो A1 का सबसे ज़्यादा है, A2 का फिर उससे कम है, फिर A3 का सबसे कम है, क्योंकि ढाल जो है A3 तक बहुत ही कम हो जाती है। कुछ प्रश्न और उसके उत्तर देखते हैं। प्रश्न है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ, तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। मतलब हमको विस्थापन शून्य का उदाहरण देना है कि विस्थापन शून्य होता है। तो इसका उत्तर है हाँ, एक वस्तु के द्वारा दूरी तय किए जाने पर इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। ऐसा तब होता है जब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है। उदाहरण लेते हैं, एक व्यक्ति पार्क के चारों तरफ घूमता है और अंत में उसी जगह पर खड़ा होता है जहां से उसने चलना शुरू किया था। तो यहाँ इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। मतलब जहां से वो चला था उसी स्थिति पर यदि वापस आ जाए तो उसका विस्थापन हम शून्य मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विस्थापन के निम्न में से कौन सही है? पहला है यह शून्य नहीं हो सकता। दूसरा है इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। तो इसका उत्तर होगा विस्थापन के लिए निम्न में से कोई भी सही नहीं है। पहला कथन गलत है, क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है, जैसा कि दिया हुआ है, पहला कथन ये शून्य नहीं हो सकता, जो कि गलत है, क्योंकि ये विस्थापन शून्य भी हो सकता है। दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि विस्थापन वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं चाल और वेग में अंतर बताना है हमको। तो चाल जो होता है, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, सबसे सरल परिभाषा। वेग का कहते हैं दिए गए समय में वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। यहाँ पे हम विस्थापन शब्द का प्रयोग करते हैं, विस्थापन की दर। ठीक है, तो चाल का जो सूत्र होगा वो चाल बराबर तय की गई दूरी बटे समय, और वेग का जो होगा विस्थापन बटे समय। चाल की राशि अदिश होती है, अर्थात इसका केवल परिमाण होता है। वेग की राशि जो होती है सदिश होती है, अर्थात इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो चाल और वेग में अंतर ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न देखते हैं, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा? तो इसका उत्तर होगा किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर तब होगा जब वह वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही हो। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? एक गाड़ी का ऑडोमीटर उसके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। फिर अगला प्रश्न है, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? तो जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग सरल रेखीय होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? तो जो सिग्नल की चाल है या प्रकाश की चाल है वो है 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसका उत्तर हम देखते हैं। तो चाल जो होती है, सिग्नल की जो चाल है वह 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, समय हमको दिया गया है 5 मिनट, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में, इसका गुणा 60 से करेंगे तो 5 × 60 करने पर 300 सेकंड बनते हैं। मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, बदला। दूरी बराबर हम जानते हैं कि चाल गुणित समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यदि हम इसका पक्षांतरण करके सूत्र बनाएंगे तो दूरी बराबर चाल गुणित समय होगा। तो इस सूत्र में मान रखने पर चाल की जगह हम रखेंगे 10⁸मीटर प्रति सेकेंड और गुणित करके समय का मान रखेंगे 300 सेकंड है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 9 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है? और दूसरा प्रश्न इसी के अंदर है, जब वह असमान त्वरण से गति में है। ठीक है, तो वह एक समान त्वरण से गति में है कब कहेंगे? जब एक वस्तु सीधी रेखा में चले और उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वह वस्तु एक समान त्वरण से गति में है। दूसरा प्रश्न था, वह असमान त्वरण से गति में है। तो वस्तु के बारे में, जब हम वस्तु असमान त्वरण से गति में होती है तो उसका जो वेग है वो असमान रूप से बदलता है। ठीक है, फिर दूसरा इसी में प्रश्न है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, बस का त्वरण निकालना है। ठीक है, तो त्वरण जो होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो बस की जो प्रारंभिक चाल है वो दिया हुआ है, कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम इसको 5/18 से इसका 80 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 2222 मीटर प्रति सेकंड। बस की अंतिम जो चाल होगी वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लास्ट में घट के जो उसकी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वो इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी हम 5/18 से गुणा करेंगे इसका, तो इसका जो मान निकलेगा वो 16.66। ठीक है, अब हम त्वरण का सूत्र लगाते हैं। तो त्वरण का जो सूत्र होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो इसको हम त्वरण को लेते हैं ए से, त्वरण को हम कहते हैं एक्सेलरेशन बराबर अंतिम वेग को v माइनस u को हम प्रारंभिक वेग मानते हैं बटे t। तो सबसे पहले हम अंतिम वेग का मान रखते हैं। अंतिम वेग कितना है, 16.66, बस की जो अंतिम चाल थी, और माइनस 22.22। ठीक है, ये प्रारंभिक चाल थी, बटे जो समय था वो था 5 सेकेंड, तो बटे 5 करके हम इसको भाग देंगे। इसका मान निकलेगा 1.112 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। अगर अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु के एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? तो ग्राफ में दिख ही रहा होगा, जब वस्तु की गति एक समान होती है तो समय दूरी ग्राफ ढलान के साथ एक सरल रेखा होती है। जब वस्तु असमान गति में होती है तो समय दूरी ग्राफ सीधी रेखा नहीं होता, ये वक्री हो जाता है। तो ग्राफ दूसरे ग्राफ में दिख रहा होगा जिसमें ये वक्र जैसा मुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा। तो ये जो ग्राफ, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ मैं। जिस वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है वो वस्तु एक विराम अवस्था में होती है, मतलब चल नहीं रही होती, वस्तु स्थिर होती है। तो विराम अवस्था में जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा। समय और दूरी वाला जो है अक्ष, उसके मध्य में एक समानांतर रेखा होगी, समय के साथ समानांतर रेखा बनाएगा वो। अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि क्या होती है? तो वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि जो होती है, वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी होता है उसको ये बताता है।
अगला जो प्रश्न है चित्र 8.11 जो चित्र दिया हुआ है इसमें तीन वस्तुएं ए बी और सी के बीच जो दूरी समय ग्राफ है वो दिखाया गया है। ग्राफ के अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है हमको। तो इसमें जो पहला प्रश्न है तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। तो इसमें हम देखते हैं तीनों में से जो वस्तु है बी जो है वो तीव्र गति से वस्तु बी में देखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। हम सूत्र जानते हैं। ग्राफ की ढलान को देखते हैं एक्स अक्ष बटे वाई अक्ष बराबर दूरी बटे समय, इसलिए चाल बराबर क्या होगा ग्राफ की ढलान। ठीक है, चूंकि वस्तु बी की ढलान वस्तु ए और सी से अधिक है इसलिए ये सबसे तीव्र गति से गतिमान है। ठीक है, तो जिसका ढलान ज़्यादा होगा उसकी गति तेज होगी। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे। नहीं, इसका आंसर है नहीं। तीनों वस्तु ए बी सी किसी एक बिंदु पर नहीं मिलते हैं इसलिए तीनों किसी भी समय सड़क के किसी एक बिंदु पर एक साथ नहीं होंगे, ये हमको जानना है। फिर जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेता है, तो इसके लिए हमको ग्राफ का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको सॉल्व करना पड़ेगा प्रश्नों को। तो इसमें वर्गाकार बॉक्स जो है इसमें कितने वर्गाकार बॉक्स हैं ये देखने पड़ेंगे। तो 7 वर्गाकार बॉक्स बराबर हम 4 किलोमीटर मानते हैं, तो एक वर्गाकार बॉक्स बराबर कितना होगा 4/7 किलोमीटर। सी जो है मूल बिंदु से 4 बॉक्स दूर है इसलिए जो मूल बिंदु से सी की प्रारंभिक दूरी होगी वो होगी कितनी 18/7। ठीक है, जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय मूल बिंदु से सी की दूरी है 8 किलोमीटर, इसलिए जिस समय बी ए से गुजरेगी उस समय तक सी द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो होगी 18/7। ठीक है, तो इसका जो आंसर 5.744 किलोमीटर। ऐसे ही दूसरा वाला भी जो है डी वाला वो भी हल होगा, इसको देखेंगे। अगला जो प्रश्न है चित्र 8.11 जो चित्र दिया हुआ है इसमें तीन वस्तुएं ए बी और सी के बीच जो दूरी समय ग्राफ है वो दिखाया गया है। ग्राफ के अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है हमको। तो इसमें जो पहला प्रश्न है तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। तो इसमें हम देखते हैं तीनों में से जो वस्तु है बी जो है वो तीव्र गति से वस्तु बी में देखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। हम सूत्र जानते हैं। ग्राफ की ढलान को देखते हैं एक्स अक्ष बटे वाई अक्ष बराबर दूरी बटे समय, इसलिए चाल बराबर क्या होगा ग्राफ की ढलान। ठीक है, चूंकि वस्तु बी की ढलान वस्तु ए और सी से अधिक है इसलिए ये सबसे तीव्र गति से गतिमान है। ठीक है, तो जिसका ढलान ज़्यादा होगा उसकी गति तेज होगी। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे। नहीं, इसका आंसर है नहीं। तीनों वस्तु ए बी सी किसी एक बिंदु पर नहीं मिलते हैं इसलिए तीनों किसी भी समय सड़क के किसी एक बिंदु पर एक साथ नहीं होंगे, ये हमको जानना है। फिर जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेता है, तो इसके लिए हमको ग्राफ का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको सॉल्व करना पड़ेगा प्रश्नों को। तो इसमें वर्गाकार बॉक्स जो है इसमें कितने वर्गाकार बॉक्स हैं ये देखने पड़ेंगे। तो 7 वर्गाकार बॉक्स बराबर हम 4 किलोमीटर मानते हैं, तो एक वर्गाकार बॉक्स बराबर कितना होगा 4/7 किलोमीटर। सी जो है मूल बिंदु से 4 बॉक्स दूर है इसलिए जो मूल बिंदु से सी की प्रारंभिक दूरी होगी वो होगी कितनी 18/7। ठीक है, जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय मूल बिंदु से सी की दूरी है 8 किलोमीटर, इसलिए जिस समय बी ए से गुजरेगी उस समय तक सी द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो होगी 18/7। ठीक है, तो इसका जो आंसर 5.744 किलोमीटर। ऐसे ही दूसरा वाला भी जो है डी वाला वो भी हल होगा, इसको देखेंगे।